सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। अपने विधि महाविद्यालय के इस YouTube चैनल के माध्यम से आज मैं आपके बीच जो वीडियो लेके आया हूँ उस वीडियो का संबंध विधि प्रथम वर्ष से है और विधि प्रथम वर्ष के अपकृत्य विधि से संबंधित इस वीडियो को मैंने तैयार किया है और इसका संबंध है मानहानि के अध्याय से। किससे है? मानहानि के अध्याय से, डेफेमेशन। और इस वीडियो में अपन सबसे पहले चर्चा करेंगे मानहानि के मीनिंग या अर्थ के बारे में। तो देखिए, इस संबंध में सबसे पहले जो कॉमन बात है वो देखिए। इसमें इस पहले बिंदु में मैंने आपके सामने जो रखा है, किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की क्षति कारित करना मानहानि कहलाता है। तो देखो, पहली बात ये है, मानहानि का संबंध किसी व्यक्ति से ही हो सकता है और मानहानि में व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचना जरूरी है। उसके लिए किसी इकोनॉमिक या आर्थिक नुकसानी का होना जरूरी नहीं है। तो किसी भी व्यक्ति को यदि हम प्रतिष्ठा संबंधी क्षति पहुंचाते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? मानहानि कहेंगे। इस टॉपिक का मीनिंग जानने के लिए हमें कुछ विद्वानों की परिभाषाओं पर दृष्टिपात करना होगा और इस कड़ी में सबसे पहले मैंने आपके सामने जो रखी है वो परिभाषा है सामंड महोदय की। और विधि शास्त्री सामंड महोदय ने इस संबंध में बहुत ही सारगर्भित बात कही है। देखो, किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में बिना किसी विधिक औचित्य के मिथ्या व मानहानिकारक वक्तव्य का प्रकाशन करना मानहानि कहलाता है। तो देखो, इसके कंटेंट्स अपन अलग करेंगे। देखो, पहली बात, किसी अन्य व्यक्ति का, इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने आप की मानहानि नहीं कर सकता। व्यक्ति अपनी मानहानि या डेफेमेशन नहीं कर सकता किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में। दूसरी बात, बिना किसी विधिक औचित्य के। पहली बात ये हो गई और दूसरी है बिना किसी विधिक औचित्य के, मतलब उसके पीछे कोई विधिक उद्देश्य या कानूनी उद्देश्य या लीगल एम या ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर लीगल एम से हम किसी व्यक्ति के संबंध में मानहानिकारक कृत्य को अंजाम दे रहे हैं तो वो डेफेमेशन या मानहानि में नहीं आएगा। विधिक औचित्य के बिना होना चाहिए। दूसरी बात, जो मानहानिकारक कथन हम प्रकाशित कर रहे हैं वो मिथ्या होना चाहिए। दूसरी बात, मिथ्या होने के साथ साथ उस वक्तव्य का मानहानिकारक भी होना चाहिए और मानहानिकारक होने के साथ साथ उसका प्रकाशन भी होना चाहिए। जैसे अपन अपने मन में किसी के प्रति मानहानिकारक कथन पर विचार कर रहे हैं तो उसे हम मानहानि नहीं कह सकते। तो पहली बात, किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में हो, बिना किसी विधिक औचित्य के हो और वो वक्तव्य झूठा हो, मानहानिकारक हो और उसका प्रकाशन हो। अगर ये चार शर्तें पूरी होती हैं सामंड महोदय के अनुसार तो उस कथन या वक्तव्य के प्रकाशन को मानहानिकारक माना जाएगा। दूसरा देखिए, विनफील्ड महोदय ने इस संबंध में जो डेफिनेशन दी है वो है किसी व्यक्ति के संबंध में। देखो, व्यक्ति के संबंध में ऐसे कथन का प्रकाशन होना चाहिए जिससे वह व्यक्ति, देखो, जिससे वह व्यक्ति समाज के विवेकशील सदस्यों की नज़र में गिर जाए या उनसे कतराने लग जाए। तो देखिए, इसमें भी एक महत्वपूर्ण जो बात विनफील्ड महोदय ने कही है कि किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसे कथन का प्रकाशन जिससे वह व्यक्ति समाज के विवेकशील सदस्यों की नज़र में गिर जाए। विवेकशील सदस्य किसको कहते हैं? जिनके पास अपना एक स्वतंत्र विल पावर होता है, जो सही गलत के बारे में फैसला कर सकते हैं, जिनका तर्क इतना विकसित होता है कि वो उचित और अनुचित के बारे में जजमेंट ले सकते हैं। ऐसे लोगों की नज़र में यदि किसी व्यक्ति के प्रति किया गया कोई कथन या वक्तव्य जो है वो मानहानिकारक माना जा सकता है। जैसे पागल, जड़बुद्धि, इम्बिसाइल, मोरन, इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं उनकी नज़र में किसी का पतित होना किसी वक्तव्य से उसे मानहानिकारक नहीं माना जाएगा।
विवेकशील लोगों की नज़र में उसका गिरना, या विवेकशील लोगों से यदि कोई व्यक्ति किसी वक्तव्य या कथन की प्रकाशित करने से अगर कटने लग जाए या कतराने लग जाए तो उस कथन को मान हानिकारक माना जा सकता है। तीसरी जो डेफिनेशन हमारे सामने है वो है बेवन की। बेवन ने ये कहा कि प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाला, तो देखिए पहली बात, जिस कथन को हम मान हानि की कड़ी में ले रहे हैं वो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाला होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर किसी की प्रतिष्ठा को आहत या कलंकित नहीं करता है, उस पर आघात नहीं पहुंचाता है, तो उस कथन को अपन मान हानिकारक नहीं मानेंगे। दूसरा ये कहते हैं कि वो कथन क्या है, झूठा है। कथन क्या होना चाहिए, झूठा। और तीसरा देखो उनके प्रकाशन के तरीके के बारे में ये चर्चा करता है, जिसका प्रकाशन संकेतों या दृश्यों से किया जाए जिससे वादी समाज के विवेकशील लोगों की नज़रों में गिर जाए। ये वही एलिमेंट है जिसकी चर्चा विनफील्ड करता है। तो देखो विनफील्ड और बेवन जिस एलिमेंट की चर्चा करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है कि वो मान हानिकारक कथन वादी को या पीड़ित व्यक्ति को या जिसके बारे में किया जाता है उसको समाज के विवेकशील लोगों की नज़र में गिराने वाला होना चाहिए, या उनकी प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाला होना चाहिए और झूठा होना चाहिए, और उसका पब्लिकेशन या प्रकाशन जो है वो संकेतों या दृश्यों से किया जा सकता है। तो इस प्रकार देखिए एक बार फिर सामण्य ने कहा कि किसी अन्य व्यक्ति के संबंध में बिना किसी विधिक औचित्य के मिथ्या व मानहानिकारक वक्तव्य का प्रकाशन मानहानि कहलाता है। दूसरा है विनफील्ड के अनुसार किसी व्यक्ति के संबंध में ऐसे कथन का प्रकाशन जिससे वह व्यक्ति समाज के विवेकशील सदस्यों की नज़र में गिर जाए या उनसे कतराने लग जाए, मानहानिकारक कहलाता है। बेवन ने कहा कि प्रतिष्ठा को कलंकित करने वाला झूठा कथन जिसका प्रकाशन संकेतों या दृश्यों से किया जाए जिससे वादी समाज के विवेकशील लोगों की नज़रों में गिर जाए, तो उस कथन के प्रकाशन को हम क्या कहेंगे, मान हानिकारक कथन मानेंगे। तो ये महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो इसमें बताई गई है। इन डेफिनेशंस से हम यदि आगे बढ़ें तो देखिए अपने को इन डेफिनेशन से कुछ मान हानि के आवश्यक तत्व, देखो आवश्यक तत्व या एलिमेंट्स जो है वो उनकी डेफिनेशन से ही हमारे सामने उभर कर आएंगे। इस कड़ी में देखिए आप, पहला जो एलिमेंट है मान हानि का, कथन का मान हानिकारक होना चाहिए। अगर हम किसी के बारे में कोई ऐसा कथन कर रहे हैं जो मान हानिकारक नहीं है तो उससे हम मान हानि नहीं मानेंगे। अब सवाल ये है कि किसी कथन को मान हानिकारक माने या नहीं माने, इसकी कसौटी क्या है। तो देखिए बहुत सारे केस लॉज के माध्यम से ये स्पष्ट हुआ है कि वो कथन वादी या संबंधित व्यक्ति के लिए मान हानिकारक माना जाएगा जो लोगों के बीच उस व्यक्ति के प्रति या वादी के प्रति घृणा उत्पन्न कर दे। दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो है कथन वादी के प्रति निर्दिष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहा किसी और के बारे में गया है और हमने लिया अपने ऊपर है। कई बार क्या होता है कि कथन जो होता है वो यूनिवर्सल होता है या एक से अधिक लोगों पर लागू हो जाता है। अगर कोई मान हानिकारक कथन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी या बहुत बड़े वर्ग पर लागू होता है तो ऐसी सिचुएशन में कोई व्यक्ति विशेष जो है वो मान हानि का दावा प्रस्तुत नहीं कर सकता। तो विशेष तौर से ये वादी विशेष को निर्दिष्ट होना चाहिए, किसी कम्युनिटी या वर्ग विशेष को या बहुत सारे लोगों को या एक झुंड या समुदाय को संबोधित नहीं होना चाहिए। तीसरा जो एलिमेंट है कथन प्रकाशित होना चाहिए। कथन के प्रकाशित होने की कसौटी ये है कि जिस व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है और जिसके बारे में कहा जाता है उन दो के अलावा किसी तीसरे व्यक्ति की जानकारी में वो चीज़ आनी चाहिए। अगर कथन करने वाला और जिसके संबंध में कथन किया जाता है वो सब्जेक्ट केवल दो ही उपस्थित होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उस कथन को मान हानिकारक नहीं माना जाएगा। इस प्रकार ये देखो तीन महत्वपूर्ण एलिमेंट हमारे सामने उभर कर आए हैं। पहला है कथन का मान हानिकारक होना चाहिए। कथन मान हानिकारक तब होगा जब लोगों की नज़रों में उस सब्जेक्ट या वादी के प्रति घृणा उत्पन्न करे। दूसरा है कथन वादी के प्रति निर्दिष्ट होना चाहिए। कथन वादी के प्रति स्पेसिफिक या विशेषता निर्दिष्ट होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है या बहुत सारे लोगों के प्रति उसे निर्दिष्ट माना जा सकता है तो ये
मानहानि का आधार प्रमाणित नहीं करता है। तीसरा, कथन प्रकाशित होना चाहिए, मतलब कथन करने वाले और कथन जिसके बारे में किया जाता है उस सब्जेक्ट के अलावा अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में भी उसका प्रकाशित होना जरूरी है। इस प्रकार इस वीडियो में अपन ने कुछ डेफिनेशंस जो है मानहानि की, और उन डेफिनेशन से मानहानि के कुछ महत्वपूर्ण या खास जो तत्व हैं उनको अपन ने अलग किया है। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।